अब हम लोग बच्चों देखेंगे स्टेमन। स्टेमन जैसे हमने बताया था कि स्टेमन जो है बेसिक यूनिट है किसका, एंड्रोसियम का। मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेमन मिलकर के ही बनता है एंड्रोसियम। हमने बताया था कि स्टेमन में दो लोब होते हैं, इसको बाइलोब कहते हैं, और ये होता है फिलामेंट। ये आपका एंथर हो गया और ये क्या हो गया, फिलामेंट। तो स्टेमन के दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। और फिलामेंट का वो हिस्सा जो कि एंथर से जुड़ता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। चूंकि कनेक्टिव फिलामेंट का ही हिस्सा है, इसीलिए हम एंथर के मेनली दो ही स्टेमन के मेनली दो ही पार्ट कंसीडर करते हैं, एंथर और फिलामेंट। कनेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ फिलामेंट दैट कनेक्ट्स टू द एंथर। अब हम लोग इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन काटें टीएस तो हमको क्या दिखेगा, जैसे मान लो ये हमारा एंथर हो गया, एंथर हो गया, ट्रांसफर सेक्शन इस तरीके से काटेंगे तो हमको गोलाकार दिखेगा या जिस तरीके का शेप है वैसा दिखेगा, है ना। तो देखिए अगर एंथर हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा तो हमको कौन कौन सी लेयर दिखाई दी, तो हमको जो जो लेयर दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से हम बना दे रहे हैं, आप लोगों को देखिएगा ध्यान से। ये इस तरीके से हमको दिखेगा। तो जो सबसे बाहरी लेयर एंथर का होता है, जो सबसे बाहरी लेयर एंथर का होता है, और फिलामेंट बनाना चाहे तो ये सब फिलामेंट हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से फिलामेंट आपका हो जाएगा ये। तो जो सबसे बाहरी लेयर एंथर का होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस याद रखना कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस। यह हमारी एपिडर्मिस है। पहली लेयर कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, ठीक है, पहला लेयर ये। कभी कभी सीक्वेंस ऑफ लेयर भी पूछ लेता है कि बाहर से अंदर का लेयर बताओ क्या ऑर्डर होगा। इसके बाद आता है एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम है, हम बना दे रहे हैं, 2-3 लेयर का होता है एंडोथीसियम इस तरह से। यह आपका एंडोथीसियम हो गया, ये एंडोथीसियम हो गया, दूसरी लेयर एंडोथीसियम की हो गई, एंडोथीसियम। और इसके बाद आ जाता है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर हो गया, मान लो ये आपका मिडिल लेयर हो गया, इस तरीके से मिडिल लेयर बन जाएगा। तो याद रखना सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर। अब ये जो कंपार्टमेंट है यहां पाए जाते हैं पोलन सेक। ये हमारे पोलन सेक हैं। ये क्या है, पोलन सेक, इसको बोलेंगे हम पोलन सेक। मतलब इसी में पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। और इसकी सबसे जो पोलन सेक की बाहरी लेयर, या हम ये कहें कि एंथर की इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, टेपिटम कहते हैं इसको, टेपिटम कहते हैं, टेपिटम। तो जो चौथी लेयर हमारी हो जाएगी वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे टेपिटम। ये हमारी जो चौथी लेयर है वो क्या है, टेपिटम, ठीक है, ये टेपिटम। अब एक चीज समझो, ऑर्डर क्या हुआ लेयर का, बाहर से अंदर का, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। पोलन बनेगा कहां पे, पोलन सेक के अंदर बंद हो जाएगा, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा, बाहर तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि लेयर टूटेगी नहीं, इज इट। जब तक टूटेगी नहीं बाहर निकलेगा नहीं। तो टूटेगी कैसे, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखते हैं। एक्चुअली जो एंडोथीसियम का मेन रोल होता है, एंथर के डेhiscence में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एंडोथीसियम का। लेकिन याद रखना एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर तीनों ही हेल्प करते हैं डेhiscence ऑफ एंथर में, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा गया है। क्योंकि एंडोथीसियम का मेन रोल तो होता ही है डेhiscence में। अगर एपिडर्मिस नहीं टूटेगी तो कैसे निकलेगा बाहर, मिडिल लेयर नहीं टूटेगा तो कैसे निकलेगा बाहर। मतलब तीनों लेयर का रोल है एंथर को तोड़ने में, तभी पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा।
लेकिन मेन रोल किसका है? एंडोथीसियम का। किस तरीके से डाइजेशन होता है, एंडोथीसियम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है एंथर के लेयर को तोड़ने के लिए, उसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं हल्का सा डिटेल में। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि एंथर बाइलोब्ड होता है, तो देखो ये आपका हो गया, यहां से अगर हम काटे हैं तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, मतलब एंथर ये दो लोब। और ये जो पॉलन सेक है इसको हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, तो कितने मेगा स्पोरेंजिया हो गए? 1 2 3 4। इसका मतलब एंथर कैसा हो गया? बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट, 4 के लिए टेट्रा स्पोरेंजिएट। और बाइलोब्ड लगभग मैक्सिमम प्लांट्स में देखने को मिलता है, और यूनिलोब्ड किसमें मिलेगा? मालवेसी। ठीक है, मालवेसी में मिलेगा यूनिलोब्ड। अब एक चीज याद रखना इसमें कि किस तरीके से एंडोथीसियम रिस्पॉन्सिबल होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए, उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि रटना ठीक है, थोड़ा बहुत तो चीजें याद करना ही पड़ेगा, लेकिन समझ कर याद करना बहुत जरूरी है। और हम टोटली एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, लेकिन रटना नहीं है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के एक लाइन के कई मतलब होते हैं, तो किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है वो यहां पर सीखिए आप। नोट्स हमारा जो पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी, इट इज सफिशिएंट टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम ऑफ मेडिकल एंट्रेंस। कोई भी एग्जाम दीजिए, अब तो केवल एक ही एग्जाम बचा है नीट, उसको निकालने के लिए नोट्स एंड एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। इज इट क्लियर? देखो एंथर कैसा हो गया आप बताओ? बाइलोब्ड, मतलब दो लोब हो गए एंथर के, और 4 मेगा स्पोरेंजिया के कारण उसको हमने कहा दिया टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, अब हमने कहा कि किस तरीके से एंथर की वॉल टूटती है। अच्छा, एंथर की वॉल में कितने लेयर हैं बताओ? बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ का लेयर याद रखना भाई, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बताओ सबसे बाहरी लेयर कौन सी होगी एंथर के वॉल की, सबसे अंदर लेयर कौन सी होगी? आउटसाइड टू इनसाइड बता दो, या इनसाइड टू आउटसाइड बता दो। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर एंथर वॉल की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद कैपिटम। ठीक है, कैपिटम होता है इनर मोस्ट लेयर। ये तीनों ही लेयर किसमें हेल्प करते हैं? डेहिसेंस ऑफ एंथर में। कैपिटम का काम क्या है? कैपिटम पॉलन सेक की बाहर की लेयर है। पॉलन सेक के अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। तो जो यंग पॉलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा? कैपिटम। कैपिटम क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? न्यूट्रिशन। किसको? टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। और ये तीनों लेयर जो है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये किस में हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर में, मतलब एंथर की वॉल को तोड़ने में हेल्प करती हैं। डेहिसेंस ऑफ एंथर वॉल, जो एंथर की वॉल है इसको तोड़ने के लिए मदद कौन करती है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। क्यों? अगर वॉल टूटेगा नहीं तो जो पॉलन से पॉलिनेशन बन रहा है वो बाहर कैसे आएगा? और जब बाहर आएगा नहीं तो पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? और जब पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे कि एंडोथीसियम का मेन रोल किस तरीके से होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर में। ठीक है, एंडोथीसियम को हम लोग फाइब्रस लेयर बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हमने बताया कि एंडोथीसियम 2 से 3 लेयर होती है एंथर वॉल में, एंथर में। ठीक है, एंडोथीसियम की जैसे मान लो ये लेयर है, ये एंडोथीसियम की लेयर है। होता क्या है कि इस एंडोथीसियम की लेयर में अल्फा सेलुलोज की डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। ये अल्फा सेलुलोज एक फाइबर होता है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है।
ये इसको कहते हैं अल्फा सेलुलोज। अब एंडोथीलियम में क्या डिपोजिट हो रहा है? अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज होने के कारण, अल्फा सेलुलोज भी एक फाइबर है, इसलिए इसको हम फाइबरस लेयर भी बोलते हैं। अल्फा सेलुलोज डिपोजिशन होने के कारण एंडोथीलियम की लेयर मोटी हो जाती है, या कह सकते हैं कि अल्फा सेलुलोज का जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब यह होता है कि अल्फा सेलुलोज जो अगल बगल सेल में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब एंडोथीलियम में अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है कि अगल बगल के सेल से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो लेयर मोटी हो जाती है और मजबूत हो जाती है। लेकिन एक चीज समझो कि अल्फा सेलुलोज पूरे एंडोथीलियम में नहीं पाया जाता। जैसे मान लो कि ये हमारा एंडोथीलियम की लेयर है, तो यहां मिला हमको अल्फा सेलुलोज, यहां मिला अल्फा सेलुलोज, यहां मिला अल्फा सेलुलोज, है ना। ये यहां मिला अल्फा सेलुलोज। जब अल्फा सेलुलोज मिल गया यहां पे, तो ये क्या करेगा कि अगल बगल के सेल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, तो लेयर में मोटी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अल्फा सेलुलोज पूरे एंडोथीलियम में नहीं मिलता। मतलब जहां जहां अल्फा सेलुलोज एब्सेंट है, जैसे हम दिखा रहे हैं दूसरे कलर के पेन से, यहां पर अल्फा सेलुलोज एब्सेंट है। अब बताओ, यहां पे अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जा रहा है, मतलब ये लेयर क्या है, सॉरी ये जो स्पेस है, ये जो जगह है वो कमजोर हो जाएगी, और ये क्या है, मजबूत है। तो जब सेल मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तब होता क्या है कि यहीं से जहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जा रहा है, यहीं से एंडोथीलियम टूट जाता है, और जहां पर अल्फा सेलुलोज एब्सेंट है उस रीजन को बोलते हैं स्टोमियम। बात समझो, अल्फा सेलुलोज कहां मिलता है? एंडोथीलियम में। लेकिन अल्फा सेलुलोज पूरे एंडोथीलियम में नहीं पाया जाता है। जहां जहां पाया जाता है वो उस जगह ह्यूमिडिटी या अल्फा सेलुलोज के पाए जाने के कारण वो जगह मजबूत हो जाता है, और जहां जहां अल्फा सेलुलोज नहीं मिलता है वो रीजन कमजोर रहेगा, और वहीं से एंडोथीलियम टूटता है। और जहां पर अल्फा सेलुलोज एब्सेंट है उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमियम। तो मेनली स्टोमियम को हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, स्टोमियम वो रीजन होता है एंडोथीलियम का जहां अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब मेन रोल किसका हुआ एंडोथीलियम डाइसेंस ऑफ एंथर में? एंडोथीलियम का। अब एंडोथीलियम से जुड़ा हुआ एपिडर्मिस भी है, एंडोथीलियम से जुड़ा हुआ मिडिल लेयर भी है, तो लगभग सब टूट जाते हैं फिर, और पॉलन ग्रैंड बाहर निकल आता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे टैप्टम के बारे में हल्का सा, और पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है।